नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था आयरन का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है। हम पहले आयरन मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। और हमने फंक्शनल आयरन और स्टोर फॉर्म आयरन के बारे में बात की थी और हमने आयरन की दो फॉर्म की बात की, दो सोर्सेज से आयरन हमको मिलता है, एनिमल प्रोडक्ट और फूड प्रोडक्ट। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि जो एनिमल प्रोडक्ट से आयरन मिलता है उस आयरन को हमने नाम दिया हिम आयरन। कौन सा आयरन हमने नाम दिया? हिम आयरन। इस आयरन को हम ऑर्गेनिक आयरन बोलते हैं। और जो प्लांट सोर्स से हमें आयरन मिलता है उस फॉर्म को हमने नाम दिया इनऑर्गेनिक आयरन। इनऑर्गेनिक आयरन। तो दो तरीके की फॉर्म है आयरन की। एक आयरन की फॉर्म कौन सी फॉर्म है? हिम आयरन। और दूसरी फॉर्म कौन सी है? इनऑर्गेनिक आयरन। हिम आयरन को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक आयरन, जो किस में पाया जाता है? एनिमल प्रोडक्ट में। और इनऑर्गेनिक किस में पाया जाता है? प्लांट सोर्सेज के अंदर। अगर अपन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें जो आयरन है वो इनऑर्गेनिक आयरन है, और अगर हम जो है मीट खाते हैं तो उसमें जो आयरन है वो हिम आयरन और ऑर्गेनिक आयरन है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आयरन के अंदर दोनों आयरन में हमने मेजर डिफरेंस ये पढ़ा है कि सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्बेबल आयरन है, गुड आयरन है, बढ़िया आयरन है, उस आयरन को हिम आयरन कहते हैं, है ना। अगर एक इंडिविजुअल जिसको 10 ग्राम हिम आयरन देवे और 10 ग्राम इनऑर्गेनिक आयरन देवे, है ना, अगर किसी इंडिविजुअल की बॉडी में हम 10 ग्राम, एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि हमने किसी इंडिविजुअल को 10 ग्राम हिम आयरन दिया, है ना, थ्रू मीट और थ्रू एनिमल प्रोडक्ट, और एक इंडिविजुअल को हमने 10 ग्राम इनऑर्गेनिक आयरन दिया बॉडी के अंदर, तो अब ये जो आयरन है, आयरन कभी भी 100% एब्जॉर्ब नहीं होता है ना। इनकी एब्जॉर्प्शन की रेट की हम बात कर रहे हैं। तो अगर किसी को 10 ग्राम हिम आयरन दिया और 10 ग्राम इनऑर्गेनिक आयरन दिया तो इनकी वैल्यू तो सेम है आयरन की, है ना, इधर हिम आयरन और इनऑर्गेनिक आयरन। लेकिन फर्क क्या है कि जो ये 10 ग्राम आपने हिम आयरन दिया, इसका 10 to 20% जो है वो बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका एब्जॉर्प्शन कितना होगा? 10 से 20%। कितना एब्जॉर्प्शन होगा? 10 to 20% हिम आयरन का, ऑर्गेनिक आयरन का। लेकिन ये इनऑर्गेनिक आयरन जो आपने दिया है, इसका एब्जॉर्प्शन की बात करूं मैं तो इसका एब्जॉर्प्शन कितना होगा? ओनली 1 to 2%। तो आप देख सकते हो कि एब्जॉर्प्शन की रेट में इनऑर्गेनिक आयरन से हिम आयरन जो है कितना परसेंट ज्यादा है। हिम आयरन किस में पाया जाता है? एनिमल प्रोडक्ट में। इनऑर्गेनिक किस में? प्लांट सोर्सेज में। और अगर आप एनिमल प्रोडक्ट से आयरन लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन कितना होता है? 10 से 20%। ये एक एग्जांपल लिया हमने 10 ग्राम, तो 10 से 20% एब्जॉर्प्शन होता है। और अगर आप इनऑर्गेनिक आयरन लेते हो तो कितना परसेंट एब्जॉर्प्शन होता है? 1 to 2%। तो एब्जॉर्प्शन के फॉर्म में कौन सा सबसे बेटर एब्जॉर्बेबल है? हिम आयरन इज द बेटर एब्जॉर्बेबल। और जिस आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़िया होगा उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, है ना। तो हिम आयरन जो होता है इसकी मोर बायो अवेलेबिलिटी होती है, मोर बायो अवेलेबिलिटी। अगर आपको कोई पूछे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आयरन में बायो अवेलेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? हिम आयरन की। और इनऑर्गेनिक आयरन की लेस बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है एब्जॉर्प्शन के ऊपर। तो एब्जॉर्प्शन जिसका ज्यादा होगा उसकी बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है ब्लड में आयरन की अवेलेबिलिटी। तो जो आयरन ज्यादा एब्जॉर्ब होगा वही ब्लड में ज्यादा जाएगा। तो बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा किसकी होती है? हिम आयरन की। और लेस बायो अवेलेबिलिटी किसकी होती है? इनऑर्गेनिक आयरन की। नाउ ये जो हिम आयरन और इनऑर्गेनिक आयरन है, इन दोनों का हमने बारे में बात किया। और बहुत बेसिक बात है इसलिए कि इस बात पे कभी भी डिपेंड नहीं करता, बॉडी में आयरन की कमी होने की बात जो है वो इस पे डिपेंड नहीं करती कि आयरन का इंटेक कितना हो रहा है ना। नॉर्मली हम कहते हैं कि आयरन का इंटेक कम होता है इसलिए बॉडी में आयरन की कमी होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इंटेक जो आप कर रहे हो वो इंटेक कर क्या रहे हो, ये बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी बात ये इंपॉर्टेंट है कि इंटेक कितना कर रहे हो, उतना भी ये इंपॉर्टेंट है कि इंटेक क्या किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 ग्राम हिम आयरन लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन इतना बढ़िया, और 10 ग्राम इनऑर्गेनिक ले रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन इतना कम है। तो अगर आप हिम आयरन का इंटेक ज्यादा अच्छा करें तो आयरन की कमी बहुत रेयर होगी। और अगर आप इनऑर्गेनिक आयरन का इंटेक कर रहे हैं तो उसकी कमी होना वाजिब बात रहती है। तो जितने भी डेवलपिंग कंट्री होती है उसमें जो इंडिविजुअल होते हैं उनके डाइट के अंदर जो है इनऑर्गेनिक आयरन जो होता है वो ज्यादा होता है, हिम आयरन कम होता है। क्योंकि 70 to 80% जो डाइट होती है उसमें वेजिटेबल्स और जो है प्लांट सोर्सेज होते हैं जिसमें आयरन जो है वो हमेशा डेफिशिट रहता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आयरन जो है किस फॉर्म में लिया जा रहा है। अब अगर हम बात करें हिम आयरन की, तो हिम आयरन का जब हम इंटेक करते हैं, यहाँ से सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ हिम आयरन की। और हिम आयरन का जब हम इंटेक करते हैं तो हिम आयरन जो है उसका जब इंटेक किया जाता है इसोफेगस से होता हुआ, ये आयरन जो है स्टोमक से होता हुआ, स्टोमक के अंदर इस आयरन का पार्शियली प्रोटीन जो है उसका डाइजेशन हो जाता है और यहाँ से होता हुआ आयरन किस में आ जाता है? ड्यूडिनम के अंदर।
ड्यूटीनम जो होती है यहाँ पे रिसेप्टर साइट पाई जाती है और इस आयरन को जो है यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, एब्जॉर्ब ना, इस आयरन को। और जो एब्जॉर्बल फॉर्म जो आयरन की रहती है उसको Fe2+ कहते हैं, फेरस है ना, ये फेरस फॉर्म है जिस फॉर्म में ये आयरन एब्जॉर्ब हो गया। हिम आयरन जो कि एनिमल प्रोडक्ट में पाया जाता है, इसकी प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। और ड्यूटीनम, आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो जवाब है ड्यूटीनम। और ड्यूटीनम के अंदर यहाँ पे जो है रिसेप्टर साइट पाई जाती है जो इसको क्या कर देती है, एब्जॉर्ब कर देती है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक आयरन की, जो किसमें पाया जाता है, फ्रूट एंड वेजी। हिम आयरन तो किसमें था, एनिमल प्रोडक्ट में, मीट में। ये क्या है, एनिमल सोर्स। ये कौन सा सोर्स हो गया, एनिमल। और इनऑर्गेनिक आयरन किसमें पाया जाता है, जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट सोर्स। तो एक हो गया एनिमल सोर्स और दूसरा प्लांट सोर्स। ये पाया जाता मीट एनिमल सोर्स है और ये पाया जाता वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के अंदर जो क्या है, प्लांट सोर्स है। तो अगर इनऑर्गेनिक आयरन, मैं वेजिटेबल और फ्रूट्स का इंटेक कर रहा हूं, तो इसमें जो आयरन है वो कौन सी फॉर्म है, इनऑर्गेनिक आयरन। इनऑर्गेनिक आयरन का जब इंटेक किया जाता है और ये आयरन जब जो है जीआईटी के अंदर जाता है, जीआईटी के अंदर जाता है और ये ड्यूटीनम के पास में आता है, तो ये जिस फॉर्म के अंदर आता है वो फॉर्म होती है फेरिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, फेरिक, Fe3+। इस फॉर्म को क्या नाम देते हैं अपन, फेरिक फॉर्म। अगर आपको कोई पूछे कि आयरन जो होता है वो जो है वेजिटेबल और फ्रूट, प्लांट सोर्सेज, इनऑर्गेनिक फॉर्म जो आयरन की है वो कौन सी होती है, वो फेरिक फॉर्म होती है। और फेरिक फॉर्म एब्जॉर्बेबल फॉर्म नहीं है, फेरिक फॉर्म जो है वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म नहीं है। इस फेरिक फॉर्म को जो है ये ट्राइवेलेंट फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है डाइवेलेंट फॉर्म में। आप देख सकते हो कि इसके ऊपर 3+ है, इस फॉर्म को हम ट्राइवेलेंट, और आयरन एक मेटल है ना, तो ये ट्राइवेलेंट फॉर्म है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डाइवेलेंट फॉर्म के अंदर। और डाइवेलेंट फॉर्म में ही मेटल को जो है वो क्या होएगा, ट्रांसपोर्ट होएगा। तो डाइवेलेंट फॉर्म के अंदर फेरिक फॉर्म को, कि डाइवेलेंट फॉर्म में फेरस, तो फेरिक फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फेरस फॉर्म में। फेरस फॉर्म क्या है, Fe2+। इस फॉर्म को मैं क्या नाम देता हूं, फेरस फॉर्म। तो फेरिक फॉर्म जो है वो जो है प्लांट सोर्सेज की जो आयरन की फॉर्म है वो फेरिक फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, ये इनऑर्गेनिक आयरन है और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म के अंदर, फेरस फॉर्म में। और इसमें इसको फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करना फेरो रिडक्टेज एंजाइम का काम होता है। कौन सा एंजाइम यहाँ काम करता है, फेरो रिडक्टेज, या जो एंजाइम काम करेगा इसको नाम लेता है फेरो रिडक्टेज एंजाइम, रिडक्टेज एंजाइम। और ये फेरो रिडक्टेज एंजाइम जो होता है वो फेरस फॉर्म वाले, फेरिक फॉर्म वाले आयरन को किस में कन्वर्ट करता है, फेरस फॉर्म के अंदर। तो ये ट्राइवेलेंट फॉर्म थी, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डाइवेलेंट फॉर्म के अंदर। और डाइवेलेंट वाला फॉर्म वाला आयरन जो है अब इसको यहाँ पे एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा। तो आयरन एक मेटल है और आयरन किस फॉर्म में, डाइवेलेंट फॉर्म में, और इसको क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट करने वाला एंजाइम है उसको नाम देते हैं DMT, डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर। क्या नाम दिया हमने यहाँ पे, यहाँ इस फेरस फॉर्म को एब्जॉर्ब करके कहाँ लेके आना, ड्यूटीनम की सेल के अंदर, और ये कराने का काम एक एंजाइम करता है, इसको नाम देते हैं DMT। DMT का फुल फॉर्म क्या है, डाइवेलेंट। डाइवेलेंट मतलब ये आयरन की जो फॉर्म है फेरस, ये डाइवेलेंट फॉर्म है। M का मतलब है मेटल, आयरन एक मेटल है तो M का मतलब है यहाँ पे मेटल, और T का मतलब है ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर, पोर्टर, ट्रांसपोर्टर। वापस से समझिएगा, जो एनिमल सोर्सेज में आयरन था वो हिम फॉर्म थी, ऑर्गेनिक आयरन है, ऑर्गेनिक आयरन जो है वो फेरस फॉर्म में ही होता है। और यहाँ पे इसको एंजाइम जो है वो सीधा क्या कर देता है, जो है वहां पे इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जो आयरन इनऑर्गेनिक फॉर्म का आयरन था, जिसको हमने आयरन की फॉर्म को हमने बोला फेरिक फॉर्म, ये प्लांट सोर्सेज में पाई जाती है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है फेरस के अंदर, और ये करने का काम फेरो रिडक्टेज नाम का एंजाइम करता है। और ये कन्वर्ट होने के बाद में एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब मतलब इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। ये ट्रांसपोर्ट करने का काम एक एंजाइम के द्वारा किया जाता है। आयरन की ट्राइवेलेंट फॉर्म से डाइवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट होने पर ये ट्रांसपोर्ट होगा, और इस एंजाइम का नाम है डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर एंजाइम। समझ रहे हो बात को। और ये आयरन अब आ किसमें आ गया, ड्यूटीनम की सेल के अंदर, और इस सेल के अंदर आयरन की जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है, फेरस फॉर्म का आयरन। ना फेरस फॉर्म का आयरन अब ब्लड में जाने के लिए तैयार है।
ये जो आयरन है जो ब्लड में जाने के लिए तैयार है, जरूर हमारी बॉडी में आयरन की जरूरत होती है और ये आयरन यहाँ से एब्जॉर्ब हो गया तो अब ये ब्लड में जाएगा और ब्लड में जाके बोन मैरो हाउस में जाके हेमेटोपोइसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। लेकिन आयरन जितना अपनी बॉडी के लिए जरूरी है उतना ही अपनी बॉडी के लिए खतरनाक भी है। आयरन एक टॉक्सिक मेटल है, इसकी टॉक्सिसिटी बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए आयरन का रेगुलेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ता है, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आयरन का एब्जॉर्प्शन का रेगुलेशन करना पड़ता है, नहीं तो बहुत जल्दी बॉडी में आयरन की क्या हो सकती है, टॉक्सिसिटी। देखिएगा अगर हमने आयरन लिया और ये आयरन बॉडी में अगर काम नहीं आ रहा है ना, अगर आयरन को स्टोर नहीं कर पाए, दो फॉर्म थी हमने आयरन की पढ़ी, फंक्शनल फॉर्म और स्टोरेज फॉर्म। तो अगर बॉडी में जितना आयरन काम आना चाहिए उतना काम में आ रहा है, फंक्शनल आयरन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में, स्टोरेज फॉर्म भी सफिशिएंट अमाउंट में होगी, तो अब से इससे ज्यादा वाला आयरन जो है वो फ्री फॉर्म आयरन रहता है। और अगर बॉडी में आयरन फ्री फॉर्म में रहता है, अगर बॉडी में आयरन फ्री फॉर्म में रहता है तो ये फ्री फॉर्म का आयरन जाके किसको डैमेज करता है, डीएनए को डैमेज करता है। ये फ्री फॉर्म का आयरन जाके किसको डैमेज करता है, सेल की मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। ये फ्री फॉर्म का आयरन जाके किसको डैमेज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करता है। ये फ्री फॉर्म का आयरन हाईली पोलर सब्सटेंस होता है और ये बॉडी के अंदर जब इस तरीके से सेल और माइटोकॉन्ड्रिया और इसको डैमेज करने लगता है तो ये तब करता है जब आयरन जो है वो एक्सेस अमाउंट में बॉडी में हो जाता है। कंडीशन हीमेक्रोमेटोसिस और हीमेटोचीजिया, ये हम आगे पढ़ेंगे। हीमेक्रोमेटोसिस क्या होता है, कैसे आयरन जो है टिश्यू के लिए टॉक्सिक बन जाता है, तो ये आयरन टॉक्सिसिटी वहां पे होने लग जाती है ना। तो ये जो आयरन है ये जब बॉडी के सेल और टिश्यू को डैमेज करने लग जाएगा, इसलिए आयरन की बॉडी में टॉक्सिसिटी ना हो, इसलिए आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत अच्छे से रेगुलेट किया जाता है। अगली इंपॉर्टेंट बात, हम बॉडी से डेली आयरन का लॉस करते हैं, हम बॉडी से डेली आयरन का लॉस करते हैं, इसलिए डेली आयरन का इंटेक करना जरूरी होता है। बहुत सेक्स आइदर मेल और आइदर फीमेल डेली आयरन का लॉस करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा लॉस के बारे में पढ़ते हैं और फिर हम आगे पढ़ेंगे कि आयरन एब्जॉर्ब होने के बाद में किस तरह से बॉडी से ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर मैं लॉस की बात करूं कि आयरन का लॉस जो है वो कितना कितना अमाउंट के अंदर रहता है, मेल और फीमेल के अंदर दो सेक्स रहते हैं, वन इज मेल एंड वन इज फीमेल, तो दोनों के अंदर आयरन का लॉस जो है वो किस तरीके से होता है। तो एक तो होता है मेल, वन इज मेल और वन इज फीमेल, है ना। तो इनके अंदर दोनों में आयरन का लॉस की मैं बात कर रहा हूं, आयरन लॉस को हम समझ रहे हैं। तो मेल के अंदर डेली आयरन का जो लॉस होता है, मेल के अंदर डेली आयरन का जो लॉस होता है वो 1 मिलीग्राम पर डे होता है। मेल में डेली आयरन का लॉस जो होता है 1 मिलीग्राम, ये सीधा आंसर है, बाकी 0.5 to 1 मिलीग्राम होता है। तो डेली आयरन का लॉस मेल में होता है 1.5 to 1 मिलीग्राम, और एक यूनिट एक नंबर की बात करें तो 1 मिलीग्राम। डेली आयरन का लॉस फीमेल के अंदर होता है 1.5 to 2 मिलीग्राम, 1.5 मिलीग्राम पर डे मैं यहाँ लिखता हूँ। 1.5 to 2 मिलीग्राम जो है आयरन का डेली लॉस होता है फीमेल के अंदर। मेल के अंदर आयरन का डेली लॉस है 1 मिलीग्राम और फीमेल के अंदर आयरन का डेली लॉस होता है 1.5 मिलीग्राम। अब अगर मैं बात करूं मेल के अंदर आयरन का लॉस किस वे में होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेल में आयरन का लॉस कैसे होगा बॉडी से, है ना, तो जैसे फीमेल में हम बात करेंगे तो हर महीने जो है मेंस्ट्रुअल ब्लड के थ्रू ब्लड लॉस होता है, आयरन का लॉस मतलब ब्लड लॉस, है ना। तो मेल में आयरन का लॉस कैसे होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेल में आयरन का लॉस होने का सबसे मोस्ट कॉमन जो जगह होती है जहां से आयरन सबसे ज्यादा लॉस होता है वो होता है फीकल स्टूल के थ्रू, है ना। अपनी जो जीआईटी है, अपनी जो स्टोमक की लाइनिंग है वो डेली रिप्लेस होती है और बहुत सारी सेल जो है वहां टूट के बाहर निकलती है अपनी जीआईटी की। अपने स्टूल के कंपोजिशन में अबाउट 40% फीकल मैटर जो होता है वो जीआईटी सेल होती है। हालांकि वो प्योर सेल नहीं होती है, वो डैमेज और डेस्ट्रॉइड एपिथेलियल्स होती है, इसलिए जो है, लेकिन लगभग 40% जो है वो रिप्लेसमेंट होता है क्योंकि जीआईटी की लाइन बहुत तेजी से रिप्लेस होती है। तो जो आयरन होता है मेल के अंदर जो लॉस होता है, लॉस में सबसे बड़ा हिस्सा जिसके थ्रू आयरन लॉस होगा वो किस में होगा, फीकल मैटर में। दूसरा तरीका रहता है आयरन माइल्ड अमाउंट के अंदर यूरिन के थ्रू बॉडी से लॉस होता है और माइल्ड अमाउंट में स्वेट पसीने के थ्रू बॉडी से लॉस होता है। तो मेल में आयरन लॉस किससे होता है, अगर आपको कोई पूछे 1 मिलीग्राम पर डे होता है और फीकल, यूरिन और स्वेट के थ्रू होता है। फीमेल के अंदर आयरन का लॉस जो होता है वो सेम एज में, ये तीनों चीजें तो सेम है, फीकल, यूरिन और स्टूल, स्वेट, ये तीन चीजें तो सेम है। और चौथा जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिप्रोडक्टिव एज में फीमेल में होता है वो होता है मेंस्ट्रुएशन। क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन, जो सबसे बड़ा कारण है फीमेल में आयरन के लॉस का, इसीलिए फीमेल में आयरन की कमी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेल ड्यू टू द मेंस्ट्रुएशन, है ना।
28 डेज के अंदर जो साइक्लिकल ब्लीडिंग होती है, पर वेजाइनल ब्लीडिंग इन फीमेल, दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसमें फीमेल जो है वो ब्लड का लॉस करती है। हाउ ml ब्लड लॉस इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल? नॉर्मली कितना ब्लड लॉस होता है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर? तो द आंसर इज 30 to 50 ml। कितना ब्लड लॉस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर? 30 to 50 ml, 30 से 50 ml हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड लॉस होता है, पर वेजाइनल ब्लीडिंग होता है। इट में अप टू दी 80 ml, 80 ml तक। अगर ये 80 ml से ज्यादा होता है उस कंडीशन को क्या कहलाता है? मेनोरेजिया, है ना। एक कंडीशन है मेनोरेजिया, जिसमें अगर मोर देन 80 ml अगर ब्लड लॉस हो, पर 80 ml तक इसको नॉर्मल काउंट करते हैं, और 80 ml से ज्यादा अगर ब्लड लॉस होता है तो वो मेनोरेजिया कहलाता है। नॉर्मल ऑन एंड एवरेज जो है 30 to 50 ml ब्लड लॉस, और इट में अप टू द 80 ml, और इससे ज्यादा लॉस होने पे उसको मेनोरेजिया की कंडीशन बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल ब्लीड के थ्रू फीमेल जो है वो लॉस ज्यादा करती है, और जिसमें लॉस ज्यादा होता है उसमें जो है इनटेक की जरूरत भी ज्यादा होती है। इसलिए फीमेल का हीमोग्लोबिन जो है मेल की तुलना में कम होता है, क्योंकि वो डेली आयरन का लॉस करती है। आयरन हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करेगा, ये हम आगे पढ़ेंगे, है ना, हेमेटोपोइसिस के प्रोसेस में। तो यहाँ पे 1.5 मिलीग्राम पर डे फीमेल में रिक्वायरमेंट है, और 1 मिलीग्राम किस में रिक्वायरमेंट होती है? सॉरी, डेली लॉस जो होता है फीमेल में ऑन एंड एवरेज 1.5 मिलीग्राम होता है, और मेल में 1 मिलीग्राम होता है। 1 ml अगर ब्लड लॉस करते हैं तो हम 1 मिलीग्राम आयरन का लॉस करते हैं। तो ऑन एंड एवरेज एक मेल जो होता है हर दिन 1 ml ब्लड लॉस करता है थ्रू दिस फॉर्म, तो 1 मिलीग्राम आयरन लॉस हो जाता है। फीमेल ऑन एंड एवरेज जो है वैसे तो 1 मिलीग्राम ही डेली ब्लड लॉस करती है, मेल से ज्यादा नहीं करती है, लेकिन ये जो 2 to 3 डेज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वहां इतना ब्लड लॉस कर देती है कि वो पूरे मंथ को ऑन एंड एवरेज जो है मेल से ज्यादा लॉस को काउंट होता है। ये पूरे मंथ ब्लीडिंग नहीं होता है, वो 2 से 3 दिन ही होता है, इसलिए इसको हमने ऑन एंड एवरेज कितना बोला? 1.5 to 2 मिलीग्राम पर डे, है ना। तो मेल से लगभग डबल ब्लड लॉस करती है फीमेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डेली नहीं करती है, डेली तो इक्वली होता है, लेकिन वो ब्लड जब ऐड करते हैं तो एवरेज पर मंथ का जो है वो डबल हो जाता है। तो ये ब्लड लॉस की बात हुई। नाउ जो ये आयरन, ये तो हमने लॉस की बात की, ये इंपॉर्टेंट थी, मेल और फीमेल में ये कंसेप्ट आगे बहुत काम आएगा कि लॉसेज जो है वो किस तरीके से रहते हैं। नाउ ये जो आयरन है, इस आयरन की जो फॉर्म यहाँ पे आई है, ये फॉर्म कौन सी है? फेरस फॉर्म। नाउ हमने बोला कि आयरन कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, तो ये 2 सरफेस होती है, देखिएगा ड्यूडिनम की ये जो सरफेस है, इस सरफेस को नाम देते हैं एपाइकल सरफेस। कौन सी सरफेस नाम देते हैं? एपाइकल सरफेस। और ये जो सरफेस है इसको नाम देते हैं बेजोलैटरल। क्या नाम देते हैं? बेजोलैटरल। ये 2 सरफेस आपको याद रखनी है, एक सरफेस है एपाइकल और दूसरी सरफेस है बेजोलैटरल। ये क्यों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्यों मैं इसके बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, सर सरफेस के बारे में बताना क्यों जरूरी है? तो जो एपाइकल सरफेस है उसने आयरन को एब्जॉर्ब किया, इसका मतलब ड्यूडिनम की सेल में आयरन को इंपोर्ट किया मतलब लेके आया ड्यूडिनम की सेल के अंदर। और जो बेजोलैटरल सरफेस है ये आयरन को एक्सपोर्ट करेगा। एक्सपोर्ट का मतलब है ड्यूडिनम की सेल से आयरन को ब्लड को देगा। तो एपाइकल सरफेस आयरन को इंपोर्ट करता है, और बेजोलैटरल सरफेस आयरन को क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। नाउ यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो एपाइकल सरफेस है यहां पे पाया जाता है एपोफेरिटीन। एपाइकल सरफेस के साइड के अंदर यहाँ पे एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, इस प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं? एपोफेरिटीन। क्या नाम देते हैं? एपोफेरिटीन। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, एपोफेरिटीन। एपोफेरिटीन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? ड्यूडिनम की सेल के अंदर। और ये जो एपाइकल सरफेस से आयरन का एब्जॉर्प्शन हुआ है, ये एब्जॉर्प्शन हमने बोला कि फंक्शनल आयरन 80% बॉडी में काम करता है, 20% आयरन स्टोर हो जाता है। तो जो आयरन बॉडी में लेके जाने का काम होता है वो तो अब बॉडी में यूज आ जाएगा, और जिस आयरन को स्टोर करना है वो आयरन किसके साथ में बाइंड होता है? एपोफेरिटीन के साथ में। आयरन जो है वो आयरन किसके साथ में बाइंड होएगा? एपोफेरिटीन में। और व्हेन द फेरस बाइंड विद एपोफेरिटीन, क्या बनाएगा वो? स्टोर फॉर्म आयरन क्या होता है? फेरिटीन। तो आयरन की क्या फॉर्म बन जाएगी? फेरिटीन, है ना। जब आयरन एपोफेरिटीन के साथ में मिलेगा तो उसकी कौन सी फॉर्म बन जाएगी? फेरिटीन फॉर्म। और फेरिटीन फॉर्म में आयरन बॉडी में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। तो ये जो एपोफेरिटीन है वो बॉडी में आयरन को स्टोर करने में मदद करता है। फेरस जब एपोफेरिटीन के साथ में मिलता है तो क्या बनाता है? फेरिटीन। और फेरिटीन आयरन की कौन सी फॉर्म है? स्टोर फॉर्म आयरन। तो फंक्शनल आयरन बॉडी में जाएगा, वो काम आएगा, और स्टोरेज फॉर्म आयरन एपोफेरिटीन के साथ में मिलकर फेरिटीन फॉर्म के अंदर आयरन जो है वो बॉडी में मैक्सिमम 2/3 आयरन जो है वो फेरिटीन फॉर्म में स्टोर होता है, कल हमने पढ़ा था। और हीमोक्रोमेटोस दूसरी एक फॉर्म थी, है ना। तो फेरिटीन फॉर्म जो है वो आयरन की जो एपोफेरिटीन के साथ में मिलकर क्या बनाएगा? फेरिटीन, और आयरन स्टोर हो जाएगा। ये जो बेजोलैटरल साइट है, यहां से आयरन जो किस में जाता है? वो ब्लड के अंदर जाता है। नाउ
बेजोलेटरल साइट जो होती है यहाँ पे पाया जाता है सेंसर। बेजोलेटरल साइट पे आयरन के क्या पाए जाते हैं? सेंसर। और ये सेंसर लगातार ब्लड में टेस्ट करते रहता है कि आयरन की कमी है या आयरन की ओवरलोडेड है, आयरन ज्यादा है, ब्लड में आयरन कितना है, ये सेंस करने का काम करते हैं बेजोलेटरल साइट पे पाए जाने वाले सेंसर एंजाइम। सेंसर एंजाइम जब ब्लड में टेस्ट करेंगे और मान लो आयरन की ब्लड में कमी है, आयरन की ब्लड में कमी है, फॉर एग्जांपल एक मेंस्ट्रुएशन टाइम के अंदर लेडी है और वो मेंस्ट्रुअल ब्लड के थ्रू आयरन का लॉस कर रही है बॉडी में, तो उसकी बॉडी में आयरन की कमी है। तो अब आयरन को ज्यादा स्टोर कराना है या ज्यादा ब्लड में डालना है? तो डेफिनेटली ब्लड में कमी है तो ब्लड में ज्यादा डालना है और स्टोर कम कराना है। तो क्या होता है कि जो ये एपोफेरिटिन है इसका सिक्रीशन इनहिबिट हो जाता है और आयरन जो है वो एपोफेरिटिन के साथ में बाइंड कम होता है और ब्लड में ज्यादा जाता है। समझ रहे हो बात को? फॉर एग्जांपल एक लेडी है जिसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, उसमें बॉडी में आयरन की कमी है, तो कमी को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? बॉडी में आयरन चाहिए। तो ये सेंसर क्या कहेंगे कि बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है, उस समय क्या करो? एपोफेरिटिन के फॉर्मेशन को इनहिबिट करो और ज्यादा आयरन किसको भेजो? ब्लड में भेजो, ताकि ब्लड में आयरन की कमी को दूर किया जा सके। दूसरी तरफ एक आदमी जिसमें आयरन का ओवरलोड हो रहा है, जब आयरन का ओवरलोड हो रहा है उस समय ये सेंसर क्या करते हैं? एपोफेरिटिन को स्टिमुलेट करते हैं, पॉजिटिव मैकेनिज्म काम कराती है और एपोफेरिटिन का ज्यादा सिक्रेशन कराते हैं और ज्यादा आयरन को क्या कर दो? बाइंड करके स्टोर कर दो, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी आयरन क्या है? ज्यादा है। तो एपोफेरिटिन, सेंसर्स और लॉस, ये सब और एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें आयरन को बहुत अच्छे से बॉडी में रेगुलेट करने का काम करता है। क्योंकि हमने बोला कि अगर बॉडी में आयरन ज्यादा हो गया तो आयरन की टॉक्सिसिटी होती है और बहुत सारे केसेस में आयरन की टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। तो नॉर्मल आदमी में आयरन की टॉक्सिसिटी नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मल फिजियोलॉजी यहाँ पे काम करती है और ये आयरन की टॉक्सिसिटी होने से प्रिवेंट करती है। तो हमने पढ़ा कि आयरन दो फॉर्म में बॉडी में जाता है, एनिमल प्रोडक्ट और प्लांट सोर्सेज से। एनिमल सोर्सेज की फॉर्म है ऑर्गेनिक फॉर्म, हिम फॉर्म, यहाँ के हिम फॉर्म एब्जॉर्ब हो जाती है। जो प्लांट सोर्सेज है उसमें फेरिक फॉर्म का आयरन, इसको फेरो रिडक्टेज एंजाइम कन्वर्ट करता है फेरस फॉर्म में। फेरस फॉर्म वाले आयरन को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने का काम, ये फेरस फॉर्म डाइवेलेंट फॉर्म है, ट्राइवेलेंट फॉर्म थी फेरिक और डाइवेलेंट फॉर्म है फेरस। तो जब ये डाइवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट होगी तभी डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर नाम का ये रिसेप्टर है, ये इसको ट्रांसपोर्ट करेगा और किसमें लेकर आएगा? ड्यूडेनम की सेल में। यहां से ये आयरन जो है एपिकल सरफेस से इंपोर्ट होता है ड्यूडेनम की सेल में, यहां से एक्सपोर्ट करता है बेजोलेटरल साइट। यहाँ पे सेंसर पाए जाते हैं और इधर एपोफेरिटिन जो है नाम की प्रोटीन पाई जाती है। तो आयरन जो है वो ब्लड में जाके फंक्शन करेगा या आयरन जो है उसको स्टोर करना है, ये डिसाइड जो है वो रिसेप्टर साइट और जो है वहां पे एपोफेरिटिन जो है वो मिलके करते हैं और इस तरीके से आयरन का रेगुलेशन जो है, एब्जॉर्प्शन जो है वो डिसाइड होता है। तो एक तो हमने बात की आयरन के इंटेक की और एक हमने बात की आयरन के एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्ब होने के बाद में आयरन जब ब्लड के अंदर जाता है और ब्लड में जाने के बाद में इस आयरन को किस तरीके से यहां से बोन मैरो हाउस में भेजा जाता है, किस तरीके से मेगालोब्लास्ट उस आयरन को यूज करता है हिमेटोपोइसिस के प्रोसेस में, और कैसे हीमोग्लोबिन बनता है, आरबीसी बनती है और किस तरीके से जो है आगे प्रोसीड करता है, ये अगर अपन पढ़ेंगे अगले क्लास के अंदर। क्लास इज डिसमिस्ड।